Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, जल्दी से लाइव आ जाइए अगर कोई नहीं आया है फिलहाल अभी तो। आज हम नेक्स्ट 2 लेसन्स करेंगे। कल हमने पीछे की क्लास में 7 तक चैप्टर कर चुके हैं। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक की मैंने क्लास में आप लोगों को फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं, राइट। एक एक पॉइंट, एवरी सिंगल डिटेल विद पिक्चर विद मैप आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। एंड एक चीज और है, आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ कि एक बार क्लास खत्म होती है दोबारा से इन नोट्स को देखें, अच्छे से पढ़ें, दिमाग में आपके तभी के तभी वो बैठ जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा ढील बरतते हो, नहीं करते हो तो वो कई बार स्किप हो जाती हैं चीजें। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बताती हूँ आप लोगों को, तो साथ के साथ अगर उसको रिवाइज किया जाए तो आप लोगों को वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 8, अभी तक की गाइस मैंने क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को आरंभिक मानव के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन से उसने फसलें उगाना शुरू करा, उसने खेती कैसे करनी शुरू करी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। अब आती है गाइस बारी, आपको बुद्ध के बारे में लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हर एक चीज डिटेल में बताई है। आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 8, अशोक का। देखिए, आप लोगों ने अशोक के बारे में तो जरूर सुना होगा, हर एक बच्चे को अशोक का पता होगा कि अशोका हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों को अशोक, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, बिंबिसार, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी ही है, बिकॉज इनके क्वेश्चन बन के आते हैं गाइस। तो गलत मत करिएगा, एक से जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ सकें, जितना आप याद कर सके उतना याद करने की कोशिश करिए। दिमाग में एक चीज है, बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को समझकर अटेम्प्ट करें। कोई भी चीज है, कोई भी चीज याद कर रहे हो, कोई वर्ड है, कोई डेफिनेशन है, कोई किसी चीज का मीनिंग है, उसको आप समझकर तब याद रखें। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब मौर्य वंश में 3 जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे, पहला चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक। हम इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जरूर जानते हैं। ठीक है, हमें पढ़ने में भी यही ज्यादातर चैप्टर्स में हमें यही इन्हीं राजाओं के बारे में मिलता है। तो इस चैप्टर में भी आज हम अशोक के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता था, या कौटिल्य बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं पुराने टाइम में। चंद्रगुप्त की सहायता की थी उन्होंने राजा बनने में। ठीक है, उन्होंने कौटिल्य की एक रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, बहुत ही फेमस रही है गाइस। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने राजा का वर्णन किया है, उसकी दिनचर्या तक का वर्णन किया है कि दिन में अगर 8 पहर होते हैं तो उन 8 पहरों का उसने वर्णन किया है कि राजा का कौन सा समय मंत्रियों से मिलने का होगा और कौन सा उसका प्रजा से मिलने का समय होता है, कौन से पहर में उसको आराम करना चाहिए और कौन से पहर में वो काम करे। इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने राज्य के बारे में बताया है, राज्य की किलेबंदी की जानी चाहिए, धन संबंधित जो वित्तीय मामले हैं उनके बारे में बताया है, यहाँ तक कि शत्रुओं के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रचना है। क्वेश्चन अगर आता है आप लोगों का, राइट, क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य की रचना कौन सी है इनमें से, या फिर आता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम। अगर चाणक्य आता है तो भी आप ठीक है, और कौटिल्य का ऑप्शन आता है तो भी ठीक है, क्योंकि कौटिल्य का असली नाम चाणक्य था, राइट, उनको चाणक्य कहा जाता था। नेक्स्ट है
मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, अभी मैंने बताया मौर्य वंश के 3 इंपॉर्टेंट शासक जो थे, रूलर जो थे, वो कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंद्रगुप्त की पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर राजा का सीधा नियंत्रण था। देखिए, अभी तक की हमने हिस्ट्री की जो भी बुक पढ़ी है, जिन भी राजाओं का वर्णन किया गया है बुक के अंदर, या अभी तक हमने जिस भी राजा के बारे में जाना है, ठीक है, उसमें हमने ये जरूर पढ़ा है कि जो राजा है उसका सीधा नियंत्रण होता था अपनी राजधानी के ऊपर, क्योंकि राजधानी एक बहुत ही महत्व रखती थी राजा के जीवन में। राजा अपने सारे कार्य, जो इम्पोर्टेंट काम है, वो राजधानी के थ्रू ही करता था। ठीक है, तो जिस वजह से सीधा सीधा नियंत्रण अपनी राजधानी के ऊपर बनाकर रखता था, उसको जितना हो सके उसको उतना डेवलप करने की कोशिश करता था। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर राजा का सीधा नियंत्रण था। ये माइंड में रखिएगा कि राजा के लिए उसकी राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है हमेशा से। हमने जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ा है, ये चीज आई है कि राजा का सीधा सीधा नियंत्रण अपनी राजधानी पे होता है। बाकी राज्यों को तो उसके जो अधिकारी गण हैं, उसके मंत्री हैं, या जिनको वो नियुक्त करता था, वो संभालते हैं। लेकिन सीधा सीधा अगर पूछा जाता है कि राजधानी पे किसका नियंत्रण होता है, तो वो होता है राजा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संदेश वाहक। अब बुक से देखिए, आप लोगों को वर्ड से पता चल जाता है संदेश वाहक। इसको तोड़कर देखते हैं, संदेश और वाहक। संदेश यानी के मैसेज, और वाहक यानी के लाने ले जाने वाला। आ गया समझ में? आई थिंक आप लोगों को अब ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि वो व्यक्ति जो राजा के लिए दूसरे जगह से संदेश लेकर आता है, यानी कि राजा एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता था जो कि या तो वो जासूस हो या उसका गुप्तचर, उस टाइम पे जिसको कहते थे जासूसों को गुप्तचर। ठीक है, वो राजा के लिए आसपास की जो खबरें हैं वो निकाल कर लेकर आता था, संदेश लेकर आता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वह राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। संदेश वाहक कहा जाता था उनको कि राजा ने जिन जिन को अपॉइंट किया है, क्या वो सही कार्य कर रहे हैं। राजा को हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट जो बात है, वो राजा तक पहुंचाना इनका काम होता था। इनको क्या कहा जाता था? संदेश वाहक, संदेश लाने ले जाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। राइट, कि अर्थशास्त्र के अनुसार। अब एक इसके अंदर ना गाइस बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में आता है, कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, उसके अंदर आपके ऑप्शन आते हैं सोने और कीमती पत्थरों के लिए, मसालों के लिए। ठीक है, तो आप लगाकर आएंगे मसालों के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो दक्षिण भारत था वो मसालों के लिए बहुत ही फेमस था। सोने और कीमती पत्थरों के लिए भी था, बट वो किसके अकॉर्डिंग था? वो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अगर मसालों का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप सोने और कीमती पत्थर पे लगाकर आइए, लेकिन अगर मसालों का ऑप्शन दिया है और अर्थशास्त्र का उसमें कहीं जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो आप मसाले लगाकर आएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है नजराना। नजराने को हम कह देते हैं गिफ्ट, जो कि राजा के लिए लेकर आते थे लोग। जब राजा से मिलने आते थे तो राजा के लिए एज अ गिफ्ट लेकर आते थे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर अपना लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। तो वही नजराना, उनको उसी चीज को नजराना कहा जाता था। ये विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी कि वो अपनी मर्जी से राजा के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेकर आते थे, जिसको नजराना कहा जाता था, जिसको गिफ्ट भी कह देते। आज के टाइम में मैं इसका मीनिंग निकालूंगी तो गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगर आता है मैगस्थनीज किसके दरबार में था,
तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और किसका राजदूत था? वो था यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का। क्वेश्चन को समझकर अटेम्प्ट करिए। चंद्रगुप्त मैक्स्थनीज, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और देवनागरी भाषा में हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अशोक ने बौद्ध धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार किया था। उसकी शिक्षाएं जो थी अलग अलग जगह पर, हर जगह पर फैलाने के लिए उसने कुछ अपने ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो थे वो अपॉइंट किए थे, जो कि घूम घूम कर बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो उन शिक्षाओं को अशोक ने अभिलेखों के तौर पर भी गुदवाया था। तो वो अभिलेख की जो भाषा थी वो थी प्राकृत और देवनागरी भाषा। अब अभिलेख आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अभिलेख क्या है। अभिलेख थे कि पत्थर या कोई कठोर धातु पर कोई शिक्षाएं या कुछ ऐसा गुदवाना जो कि राजा महाराजा गुदवाते थे, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख, कठोर धातु पर या पत्थर पर कोई चीज गुदवाना, कुछ लिखवाना, उसको अभिलेख के अंदर लाते हैं हम, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख थे प्राकृत और देवनागरी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है धम्म। संस्कृत में धर्म का प्राकृत रूप है। क्वेश्चन आए कि धर्म का प्राकृत रूप क्या है, तो आप लिखेंगे धम्म, ठीक। नेक्स्ट आता है कलिंग। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम, यानी कि उड़ीसा का पुराना नाम किस नाम से जाना जाता था? कलिंग के नाम से। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी राजदूत भेजे थे, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर कि अशोक ने धर्म महामात्म के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसने शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करवाया था अलग अलग देशों में, सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में, श्रीलंका में राजदूत भेजे थे। नेक्स्ट आता है गाइस चीन की दीवार। चीन की दीवार 2400 साल पहले बनी थी। उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है, यह 6400 किलोमीटर लंबी है। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मैंने ऊपर भी बताया था कि दक्षिण भारत सोने, कीमती पत्थर, मसाले के लिए इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है, ठीक है। 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आई थिंक इतना समझ आ गया आप लोगों को। तो ये चीज थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नजराना किसे कहा गया है, क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम के लिए भी क्वेश्चन आया है कि वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर पश्चिम था कंबल के लिए, और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट था नजराना। मैक्स्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? किसके दरबार में आया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। संदेश वाहक, पता चल गया, संदेश यानी कि मैसेज, और वाहक लाने ले जाने वाला, ठीक है, लाने वाला, संदेश वाहक। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा को ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक। चाणक्य, कौटिल्य, उसका ही दूसरा नाम है, कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, उसका असली नाम चाणक्य था। उसने किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त की सहायता की थी राजा बनने में। और उनकी सबसे फेमस जो बुक है वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। उसके अंदर उसने राज्य से रिलेटेड, राजा से रिलेटेड, प्रजा से रिलेटेड सभी जो इम्पोर्टेंट चीज है उन चीजों का वर्णन किया गया है कि राजा के लिए क्या जरूरी है, वो अपनी प्रजा की किस तरीके से देखभाल करे, उसके शत्रु जो है उस पर वो किस तरीके से विजय पाए। अलग अलग तरीके के जो शत्रु हैं उनका भी वर्णन किया गया है कि एक तो जो दोस्त बनकर, ठीक है, राजा को छलावा दें, इस तरीके से अलग अलग कई शत्रुओं का भी उसने वर्णन किया है। तो ये था आप लोगों का लेसन नंबर 8। अब आ जाते हैं लेसन नंबर 9, खुशहाल गांव और समृद्ध जीवन, समृद्ध शहर। इसके अंदर ये जो उपयोगी शब्द है ना, ये रिपीटेड हुए हैं, बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों को ये एज इट इज याद करने हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। उपयोगी शब्द देखते हैं अब कीवर्ड के अंदर। वेलाल, बड़े भूस्वामी,
उणवार हलवाहे, कैडिसियार भूमिहीन मजदूर, अधिमई दास, ग्राम भोजक, गांव का प्रधान, गांव का बड़ा भूस्वामी। ठीक है, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, गांव का प्रधान या गांव का बड़ा भूस्वामी। गृहपति, स्वतंत्र कृषक, कर्मकार यानी के दास, कर्मकार यानी के दास, वे लोग जो दूसरों की भूमि पर काम कर अपनी जीविका चलाते हैं, उनको क्या कहा गया है? कर्मकार। ठीक है, तो उपयोगी शब्द में वेलाल, बड़े भूस्वामी, एक बार और देख लीजिए, उणवार हलवाहे, कैडिसियार भूमिहीन मजदूर, अधिमई दास, ग्राम भोजक गांव का प्रधान या गांव का बड़ा भूस्वामी। नेक्स्ट है गृहपति, स्वतंत्र कृषक, कर्मकार यानी के दास, वे लोग जो दूसरों की भूमि पर काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, अब लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 3000 साल पहले। नेक्स्ट है संगम साहित्य। संगम साहित्य के अंदर ये किस चीज का संकलन है? ये है तमिल का जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो संगम साहित्य के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये इसकी रचना हुई थी 2300 साल पहले। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कि मदुरई के जो कवि हैं उन्होंने एक सम्मेलन में इसका प्रयोग किया था, तो इसलिए इसे संगम साहित्य कहा है। अलग अलग कवियों ने एक साथ मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं अगर आती हैं किसके अंदर है, तो वो है संगम साहित्य में। और कब? 2300 साल पहले। जातक, जातक किसे कहा गया है? वे कहानियां जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कथाओं का संकलन किया था, ये आम लोगों में प्रचलित थी जिन्हें जातक कहा गया। वलयकूप, गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। वलयकूप यानी कि जहां उनका जो पानी था, ठीक है, या जो कूड़ा था वो किस तरीके से, एक तरीके से जो सीवेज प्रॉपर सिस्टम था वहां का पानी निकालने का, तो वो वलयकूप के अंदर जाकर सारी चीजें जो थी वो मिलती थी, गिरती थी। तो वलयकूप इन सब के लिए प्रयोग होता था। आहत सिक्के, अब नाम से ही पता है, जैसे आहत यानी कि किसी चीज पर वार कर कर बनाना। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 साल पहले चले थे। ठीक है, अब ये क्या थे? ये चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, कि ये या तो चांदी के होते थे या सोने के होते थे। ठीक है, और विभिन्न आकृतियों के होते थे। आहत होता है कि कोई भी मटेरियल था, जैसे सोना ले लो या चांदी ले लो, कोई भी धातु है, उसको गर्म किया, उसके ऊपर एक तरीके से ठप्पा लगाकर एक आकृति दी जाती थी, उसको उसके ऊपर चित्र बनाया जाता था, या कोई आकृति जो भी उनको बनानी होती थी वो ठप्पा लगाकर बनाते थे, यानी कि उसको आहत करके, उसको चोट लगाकर, उसको मारकर उसकी शेप दी जाती थी, तो उसको बोला जाता था, जिस कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, इतना समझ आया। उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी काले चमकीले पात्र कौन से थे? यानी कि उत्तर में, नाम से पता चल रहा है ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र, नाम से देखो, उत्तरी यानी कि उत्तर में मिले, काले रंग के थे, चमकीले थे यानी कि उनमें चमक थी, और पात्र यानी कि कोई बर्तन हो गए, जैसे कोई भी बर्तन हो गए, थालियां होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती थी। ठीक है, नाम से पता चल गया है, इसको पूरा डिफाइन करो। नाम से पता चल गया है तो डिफाइन करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो एक बार। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। ठीक है, नाम से पता चला, उत्तर में मिले हैं, काले रंग के हैं, चमकीले हैं। ठीक है, अब आई थिंक इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, वर्ड को समझकर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आता है श्रेणी, शिल्पकार और व्यापारियों का संघ। श्रेणी किसे कहा गया है? शिल्पकार और व्यापारियों का संघ। क्वेश्चन आया था कि श्रेणी क्या था? श्रेणी है शिल्पकार और व्यापारियों का संघ। अरिकमेडु कहाँ है ये? इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि एक नहीं दो आए थे, एरेटाइन और एम्फोरा, ये दो क्वेश्चन आ चुके हैं। अरिकमेडु ये है पुदुचेरी में। सेकंड पॉइंट देखिए, एरेटाइन। एरेटाइन क्या था?
मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ये मुहर लगे एक चमकदार बर्तन होते थे, लाल रंग के होते थे, जिनके ऊपर मुहर लगी होती थी, और इनका नाम किसके नाम पर पड़ा है? इटली के एक शहर एरेटाइन के नाम पर इन बर्तनों का नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका अरिकमेडु का पतन कब हुआ था? 2200 साल से लेके 1900 साल पहले। एम्फोरा वर्ड आया था कि एम्फोरा क्या है, ठीक है, ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि ऐसा कि वो बर्तन जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे थे वह शराब बनाने के काम आता था, क्या कहा जाता था उसको, या क्या कहलाता था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वो था एम्फोरा। यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हों और वो शराब रखने के काम आए, तो उसको एम्फोरा कहा जाता था उन बर्तनों को। ठीक है, तो ये है कुछ शासकों का वर्णन कि कौन किसके बाद आया। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। शक, उसके बाद आए कुषाण 2000 साल पहले, उसके बाद आए गुप्त साम्राज्य 1700 साल पहले, फिर था सातवाहन 2100 साल पहले, चोल, चेर और पांड्य 2200 से 1800 साल पहले, पल्लव और चालुक्य 1500 साल पहले। ठीक है, इसको इसी टाइप से याद रखिएगा, आपको याद हो जाएंगे ये। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर गाइस आप लोगों का एक मैप है छोटा सा, देखिए। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर एक तक्षशिला, इसके ऊपर सर्कल लगाया है। ठीक है, पाटलिपुत्र और उज्जैन कि अगर आता है अशोका के काल में कौन से महत्वपूर्ण नगर थे, तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण थे, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो उसकी राजधानी थी, बाकी 2 बचे, तक्षशिला और उज्जैन, राइट। तो ये 2 थे इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे अशोका के काल के। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है अशोक के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था कि अशोक में जो अशोक जो था किस वंश से संबंधित था? वो था मौर्य वंश से। अगर क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का इंपॉर्टेंट जो राजा था वो कौन सा है, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या अशोक, कुछ भी आ सकता है कि मौर्य वंश का, या तीनों भी आ सकता है कि मौर्य वंश का शासक बताओ कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। आज का जो पटना है वो उस टाइम पे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और राजा का नियंत्रण किसके ऊपर सीधा सीधा होता था? राजा का नियंत्रण होता था उसकी राजधानी के ऊपर, क्योंकि राजधानी जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी राजा के लिए, जहां से वो अपने सभी कार्यों को संचालित करता था। तो सीधा सीधा नियंत्रण राजा का अपनी राजधानी के ऊपर था, बाकी राज्यों को उसके द्वारा नियुक्त किए गए जो अधिकारी थे, मंत्री थे, वो सब उसको देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है संदेश वाहक, यानी कि संदेश, मैसेज, वाहक, लाने वाला। संदेश लाने वाले को हम क्या कहेंगे? संदेश वाहक, जो कि राजा के लिए कार्य करता था। राजा के दिए गए सभी कार्य कि कौन क्या कर रहा है, उसके जो मंत्री हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, या कोई और मैसेज जो है वो राजा के लिए वो लेकर आता था, उन लोगों को कहा जाता था संदेश वाहक। ठीक है, अर्थशास्त्र, उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निग्रेटर का। ठीक है, कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है, राइट। इसके अंदर ये देखिए, दक्षिण भारत काली मिर्च और अन्य मसालों के लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत मसालों के लिए भी इंपॉर्टेंट था। देखिए, मैं दोबारा आपको इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि अभी करवाया है, आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। एक बार थोड़ा सा दोबारा देखिए, फिर बाद में जब आपको टाइम लगे इसको अच्छे से देखना। ठीक है, उपयोगी शब्द बार बार कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं ऑलमोस्ट, इसमें से सभी आ चुके हैं, सभी के सभी आ चुके हैं एक एक बार। तो आप लोगों को ये करने हैं, याद करने हैं। वेलाल, बड़े भूस्वामी, उनवार, हलवाहे, कैदिसियार, भूमिहीन मजदूर, अधिमई, दास, ग्राम भोजक, गांव का प्रधान या फिर गांव का बड़ा भूस्वामी, गृहपति, स्वतंत्र कृषक, कर्मकार, दास, यानी कि वे लोग जो दूसरों की भूमि पे काम करते थे। ठीक है, संगम साहित्य वही किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था तमिल की प्राचीनतम रचनाओं के लिए था संगम साहित्य। ठीक है, 2300 साल पहले।
जातक वो कहानियां थी जो आम लोगों में प्रचलित थी, ठीक है। आहत सिक्के किस धातु के थे, सोने या चांदी के बने होते थे, ठीक है। उत्तरी काले चमकीले पात्र, नाम से रटा हुआ है ये क्वेश्चन। उत्तरी यानी कि ये उत्तर में पाए जाते थे, ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते थे, काले रंग के चमकीले होते थे, ठीक है। ये बर्तन कैसे होते थे, काले रंग के चमकीले पात्र होते थे, बस और कुछ नहीं है इसमें, इजी है, ठीक है। श्रेणी के बारे में आया था, श्रेणी क्या थी, शिल्पकार और व्यापारियों का समूह। एरेटाइन क्या था, एरेटाइन की मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, जिसको एरेटाइन कहा गया, और ये यूरोप के एक शहर एरेटाइन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। एम्फोरा, एम्फोरा क्या है कि एक बर्तन है जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हैं पकड़ने के लिए, और ये किसके काम आता था, शराब रखने के काम में आता था। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है शक, उसके बाद आया कुषाण, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर सातवाहन राज्य, चोल, चेर, पांडे, पल्लव और चालुक्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसके अंदर ये है कि राजा के महत्वपूर्ण नगर कौन से थे इसके अंदर, ये था पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, तीनों। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी पटना, जो आज की जो है वो पटना है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का आज का। अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस कल मैं आप लोगों के चैप्टर लेके आऊंगी, आप लोगों की ये बुक जो है वो कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 7th क्लास की बुक, राइट। क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बोला था प्रीवियस ईयर के लेकर आऊंगी, डेफिनेटली लेकर आऊंगी, या तो मैं वो ग्रुप पे लाऊंगी या फिर लाइव सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, घर पे इसको बैठकर दोबारा से रिवाइज करिए जितना हो सके, बिकॉज सीटेट आपका कभी भी हो सकता है, डेट कभी भी आ सकती है। अब आप एंड टाइम पर इसको करेंगे तो आपके माइंड में नहीं रहेंगे, तो अभी से करिए, राइट। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, ठीक है।